नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं, इस विषय का संबंध जुड़ता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से और भारत यानी अपने प्यारे देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने अब संभाली है सुरक्षा परिषद में सदस्यता की कुर्सी। और इससे क्या बदलेगा, क्या प्रभाव होगा, क्या भारत इससे टेंशन में है, यही आज का हमारा विषय है, जिस पर हम डिटेल से इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं, जैसे कि आखिर ये पूरा मसला चर्चा में क्यों है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, कैसे हुआ पाकिस्तान का चुनाव, इसके अलावा क्या करते हैं जो अस्थाई सदस्य हैं, जो अस्थाई सदस्य हैं, और यूएनएससी में क्या करेगा पाकिस्तान। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, किसी देश के लिए इसकी सदस्यता कितनी अहम है, कितना मायने रखती है, और पाक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्या पाक भारत को इस मंच पे परेशान कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि संयुक्त सुरक्षा परिषद क्या है, परिषद के अस्थायी सदस्यता की प्रक्रिया क्या है, सदस्यता का लाभ क्या है, क्या होना चाहिए, यूएनएससी का विस्तार, ये सभी बिंदु हैं जिन पर हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, ये कक्षाएं अब शुरू कर दी गई हैं। ये जो कक्षाएं हैं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से लैस हैं, युक्त हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से आप अपनी कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति आईएएस की जितनी भी ऑफलाइन दिल्ली की क्लासेज हैं वो केवल मुखर्जी नगर में ही संचालित हो रही हैं, किसी अन्य दिल्ली के प्लेस में संचालित नहीं हो रही हैं। इसके अलावा भी एक सूचना है, संस्कृति आईएएस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर चला रहा था, जिसका आज अंतिम दिन है। यानी कि ये जो डिस्काउंट ऑफर है इसमें अप टू 75% का आपको डिस्काउंट ऑनलाइन कोर्स पर दिया जा रहा था, जिसके लिए डेडलाइन जो था जो 2 जनवरी 2025 था, आज अंतिम दिन है। किन कोर्स पर ये छूट आपको प्रदान किया जा रहा है, तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिनमें 3 प्रोग्राम हैं। पहला है लाइव बैच जीएस का, जो कि आपको केवल 55,000 में दिया जा रहा है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो लाइव बैच है जीएस और सीसेट कम्बो का, ये आपको केवल 60,000 में दिया जा रहा है। तीसरा प्रोग्राम है बीओडी जीएस ओनली का, जो कि आपको केवल 50,000 में दिया जा रहा है। तो ये सूचना थी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, कोई शंका समाधान है, तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप शंका समाधान का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ पर विजिट करके संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की जो चर्चा है उस पर हम बात करते हैं कि जो पाक ने अब सुरक्षा परिषद में संभाली है वहाँ सदस्यता की कुर्सी, आखिर इससे क्या बदलेगा, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, भारत आखिर टेंशन में है या फिर नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी चर्चा करें। उससे पहले इस पूरे मसले को हम देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पाकिस्तान नए साल के पहले दिन से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है वो बन चुका है। वो 2 साल तक इस पद पर बना रहेगा और इस दौरान वह जुलाई 2025 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिस कारण से देखें तो एक बार फिर से खास तौर पे जो अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो चर्चा में आ चुका है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नए साल यानी कि 2025 अब स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले दिन से ही पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य के रूप में अब अपना 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट कर चुका है। पाकिस्तान को यूएनएससी की अस्थायी जो सदस्यता है ये तब मिली है जब पूरी दुनिया देखें तो एक तरह से कई सारी जो समस्याएं हैं उनका सामना कर रही है। यह यूएनएससी में पाकिस्तान का 8वां कार्यकाल है। इससे पहले अगर हम बात करें तो खास तौर पे जून में जापान की जगह चुने गए पाकिस्तान ने यूएनएससी में एशिया पैसिफिक
की 2 जो सीटें हैं उनमें से एक पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जुलाई में संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता भी करेगा, तो ये भी दायित्व इसे मिल चुका है। ऐसे में ये तय माना जा रहा कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी इस मंच का जरूर दुरुपयोग करेगा, कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडे हैं उनको फैलाने का प्रयास करेगा। इससे पहले अगर बात करें तो भारत 2021-2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे काम कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस सदस्यता प्राप्त नहीं हुआ है या कार्य नहीं किया है, इससे पहले कर चुका है। अब पाकिस्तान को मौका मिलने वाला है, तो देखना है कि आखिर पाकिस्तान इसका उपयोग, इसका यूज कैसे करता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे हुआ पाकिस्तान का चुनाव, सिलेक्शन कैसे हुआ पाकिस्तान का। तो जून 2024 में अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान को बड़े स्तर पे समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 193 सदस्य देश हैं उनमें से 182 ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। पाकिस्तान अब एशियाई जो देश है उनके प्रतिनिधि के तौर पे जापान की जगह अब लेगा। पहले जापान था, अब उसकी जगह पे पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इससे पहले देखें तो वो वर्ष 1952, 53, 1968, 69, 76, 77, 83, 84, 93, 94, 2003, 4 और 2012 और 13 और उसके बाद अब 2025 से 2026। अब देखिए, अब ये 2 वर्ष के लिए अब अस्थायी सदस्य के तौर पे अब यहाँ पर ये नियुक्त हो चुका है। इसके अलावा देखिए जून 2024 में पाकिस्तान के साथ देखें तो डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया भी अस्थायी सदस्यों के तौर पे चुने गए थे। ये जो देश हैं क्रमशः देखें तो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड की जगह अब लेंगे और इनका जो कार्यकाल है अब वो क्या होगा, 31 दिसंबर 2024 को चूँकि ख़त्म होगा, तो अब नए जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उनका स्थान लेंगे। तो इस कारण से चर्चा में नए जो सदस्य हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के साथ काम करेंगे जिनके पास वीटो पावर है। इसके साथ ही उन्हें पिछले वर्ष चुने गए जो अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन और स्लोवेनिया है उनके साथ भी काम करना होगा। तो इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि पाकिस्तान को इस अहम टीम में अब जगह मिला है कहीं ना कहीं। देखिए अगर बात करें तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के इस्लामिक जो स्टेट है, अलकायदा प्रतिबंध समिति है, उसमें भी एक सीट हासिल करेगा जो कहीं ना कहीं इन संगठनों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, जो आतंकवादी हैं, उसके रूप में नामित करने और प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा कहें तो दायित्व है और जिम्मेदारी है। हो सकता है इसका दुरुपयोग भी ये कर सकता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो दर्जनों नागरिक हैं उनको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आशंका है कि वो इस अवसर का उपयोग करते हुए खास तौर पे जो पड़ोसियों को धमकाने, खास तौर पे जो अफगानिस्तान है उस पर काबिज तालिबान पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। तो ये इसका दुरुपयोग भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि पाकिस्तान कर सकता है। इसके अलावा देखिए क्या करते हैं अस्थायी सदस्य, इनका क्या कार्य होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसके जो अस्थायी सदस्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र की जो पहले हैं, जो कोशिशें हैं, उनमें महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं जो अस्थायी सदस्य हैं इनका आतंकवाद से जुड़ी जो प्रतिबंध कमेटियां हैं उनमें काफ़ी प्रभाव होता है। हालांकि यहाँ पहले से जो फिक्स किए गए जो क्राइटेरिया हैं, जो मापदंड हैं, उनके तहत फैसले सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी पक्ष पे, किसी एक अपने डिसीजन पे अड़ा है तो उसके पक्ष को माना जाएगा। ये देखें तो सार्वजनिक तौर पे जो कई सारे डिसीजन होते हैं, जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं, उनके सभी मिले जुले जो डिसीजन है उनको यहाँ पर लिया जाता है। जो अस्थायी
सदस्य राष्ट्र हैं, ये राष्ट्रीय जो खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें खास मुद्दों पर अपनी जो विशेषज्ञता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो विभिन्न देशों के साथ देखें तो बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। ये सदस्य सुरक्षा से जुड़े हुए उन मुद्दों को भी उठा सकते हैं जो इनके इलाके के लिए अहम है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। कई सारे जो मुद्दे हैं उनको पाकिस्तान यहाँ पर उठा सकता है। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम और उसके जो परिणाम हैं उनको असर या उन पर असर डालने के लिए न्यायिक जो तरीके हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो परिषद की जो भूमिका है उसमें काफ़ी गंभीर असर डाल सकते हैं। यही नहीं, सुरक्षा जो परिषद है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, उसके तहत ही स्थापित जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से ये एक है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और इससे जुड़े हुए जितनी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिकताएं हैं उन पर ये खास तौर पे काम करते हैं। तो इस कारण से देखें तो अस्थायी सदस्यों की जो भूमिका होती है वो काफ़ी अहम होती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात कर लें कि क्या भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है पाकिस्तान, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है, ये चर्चा का विषय भी है। तो देखिए, पाकिस्तान भले ही 2 वर्ष के लिए देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है। यही नहीं, जुलाई में उसकी अध्यक्षता भी करेगा, लेकिन उसके पास जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कार्रवाई भारत के खिलाफ यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान के पास सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों की तरह वीटो शक्ति नहीं दी जाती है। तो उसके पास ऐसा कोई वीटो पावर नहीं है कि भारत के खिलाफ यूज कर लेगा। ऐसे में वो किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है या फिर उसका विरोध कर सकता है, इतना ही उसे पावर दिया गया, लेकिन किसी प्रस्ताव को वो रोक नहीं सकता है। ऐसे में भारत को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान को इस शक्तिशाली मंच से हर बार भारत के खिलाफ देखें तो गलत बयानबाजी करने और भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने का कहें तो आरोप लगते रहा है। ये ऐसा प्रयास पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। पूरी दुनिया में देखें तो तनाव के बीच में पाकिस्तान को यहाँ पर जगह मिली है, ये बड़ा ही चर्चा का विषय है। डान की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो तब मिली है जब गाजा, सीरिया, यूक्रेन युद्ध में देखें तो बड़े स्तर पे तनाव छिड़ा हुआ है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों में देखें तो व्यापक तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान इस मंच से न केवल फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करेगा बल्कि कश्मीर पर भारत को भी घेरने की कोशिश कर सकता है, ये बात कही जा रही है। उदाहरण के लिए देखें तो पाकिस्तान के यूएन जो राजदूत हैं उनका नाम है मुनीर अकरम। उनका नाम है मुनीर अकरम। ये कौन से हैं? तो ये पाकिस्तान के यूएन में एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। इनका ये कहना है कि गाजा में जो मानवीय संकट है उसको संबोधित करने की आवश्यकता है। युद्ध विराम और वहाँ पर बेरोक जो मानवीय पहुँच है और नागरिक जो हताहत है उनके लिए जवाबदेही का आह्वान किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए यूएनएससी में क्या करेगा पाकिस्तान, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए फिलिस्तीन के जो द्विराष्ट्र समाधान है उसके लिए इस्लामाबाद की जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि करते हुए परिषद के भीतर विभाजन पर काबू पाने की एक महत्वपूर्ण चुनौती है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, जहां वीटो शक्ति अक्सर आम सहमति को पटरी से उतार देती है। इसी तरह देखिए जो यूएनएससी है एजेंडे पर सबसे जो पुराने मुद्दे हैं उनमें से एक है कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर का जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में वो पुनर्जीवित करके पाकिस्तान के प्रयासों में बाधाएं आ सकती है। यही नहीं, इसके अलावा देखिए ये कहा जा रहा है कि खास तौर पे यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो यूएन के राजदूत हैं अकरम, उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीरियों की जो दुर्दशा है उसको उजागर करना जारी रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस कदम उठाने का दबाव डालेंगे। तो कहीं ना कहीं हालांकि भारत का बढ़ता जो वैश्विक प्रभाव है वो पाकिस्तान को उसकी चाल में सफल नहीं होने देगा, लेकिन जो पाकिस्तान है पहले ही कहा गया है कि ऐसे सुरक्षा परिषद में वो बार बार भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका इस्तेमाल करते रहा है और ये इस बार भी शायद देखने को मिले। लेकिन भारत की जो वर्तमान वैश्विक जो उपस्थिति है, जो अपना मजबूती है, वो शायद इसके मंसूबों को
सफल नहीं होने देगा। तो ये हमने पूरे मुद्दे को समझा, इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर चर्चा की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएनएससी पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना है उसमें से जो 6 अंग हैं उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से है। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु ये सबसे प्रमुख उत्तरदायी कहें तो विंग है। इसके अलावा देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, वीटो, फ्रांस, रूस, चीन। इनके पास वीटो पावर है। और अस्थायी सदस्य जो देश हैं इनके अतिरिक्त भी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें पाकिस्तान इस बार जुड़ा है 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए। ये क्षेत्रीय आधार के अनुसार देखें तो 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। वीटो का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है। अस्थाई और अस्थाई जो सदस्य हैं ये बारी बारी से एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। भारत 2021 से 2023 की अवधि तक सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य रहा है। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य हैं इनकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए यूएनएससी में किसी नए देश को शामिल करने के लिए पहले यूएन चार्टर में संशोधन करना होगा। इसके लिए 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली जो शर्त है उसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में से 2/3 का समर्थन होना चाहिए। और दूसरी बात कही गई है कि सुरक्षा परिषद में शामिल जो 5 देश हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। कोई भी एक देश असहमत हुआ तो प्रस्ताव जो होता है वो खारिज कर दिया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत को अगर यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता मिलती है तो क्या लाभ होगा। तो देखिए लाभ जो होंगे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वीटो पावर भारत को प्राप्त हो जाएगा। और अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और अगर कोई भी एक अस्थायी सदस्य देश इसके सहमत या इसके सहमति के पक्ष में वोट नहीं करता है तो वो जो प्रस्ताव होता है वो पास नहीं होता है। और यूएनएससी जैसी ताकतवर जो संस्था है इसमें हमेशा अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो जो भी देश हैं वो इसी कारण से इसके अस्थायी सदस्य बनने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण से देखें तो इसके लगातार विस्तार की भी मांग हो रही है। अन्य देशों के समर्थन की बात करें तो अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत के अस्थायी सदस्यता की जो मांग है वो काफ़ी लंबे से उठ रही है। कई सारे जो देश हैं वो भारत के पक्ष में भी बात करते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी देश चीन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी जो प्रस्ताव है वो पारित करने के लिए 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका समर्थन जरूरी होता है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सहमति इसके लिए जता चुके हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन जो चीन है ये अलग अलग कारणों से देखें, अलग अलग बहानों से भारत की अस्थायी सदस्यता का जो विरोध है वो लगातार करते रहा है। चीन नहीं चाहता है कि जो भारत है उसको यूएनएससी में एंट्री मिले। तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में रहा। इसके अलावा G4 जो देश हैं इनके जो सहमति है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो काफ़ी क्लब हैं ये भी खास तौर पे क्या है कि भारत के संदर्भ में देखें तो सदस्यता का जो विस्तार है उसका विरोध करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके अलावा देखें कि क्यों होना चाहिए यूएनएससी का विस्तार, क्योंकि भारत लगातार इसकी बात करते रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका विस्तार होना चाहिए। विकासशील देशों का जो प्रतिनिधित्व इस परिषद में कम है वो बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं दुनिया में उभरती जो जटिलताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के साथ जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उससे निपटने के लिए जो अस्थाई और अस्थाई सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये भारत का पक्ष है और तभी यूएनएससी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकता है, निर्वहन कर सकता है। ये भारत का पक्ष है। तो अभी तक लगातार भारत और कुछ उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो यूएनएससी के विस्तार का कहें तो बड़े स्तर पे मांग उठाते रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि कब तक इसमें विस्तार होता है या इसमें परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि पाकिस्तान ने जो संभाली है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की कुर्सी, इसके क्या मायने हैं, भारत को क्या परेशान करेगा पाकिस्तान, या इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू थे उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।